जी जी जी। हाँ, सबको बुक दिख रही होगी, चैप्टर दिख 1 रहा है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। जिसको नहीं दिख रही है वो दोबारा से ज्वाइन करे, बाकी सब म्यूट हो जाए। एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? NISM 15। कौन सा इंस्टीट्यूट कराता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इंस्टीट्यूट का नाम ही NISM है और कोर्स का नाम है रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन RA 15। RA 15 करके आप रिसर्च एनालिस्ट ही बन जाते हैं। वो दो तरीके का होता है, रजिस्टर्ड विद सेबी, नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, क्या करता है? सर रिसर्च एनालिस्ट जो होता है, रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनालाइज करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को, फाइनेंशियल डेटा को, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर निकालता है, रिकमेंड करता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी। पेपर में आ सकता है स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एज पर द एक्ट, एज पर द रूल्स। एक रिसर्च एनालिस्ट रिकमेंडेशन किस किस चीज पे दे सकता है? एज पर द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटी। पेपर में आ सकता है स्टॉक, बॉन्ड्स एंड, और वहां ऑप्शन में लिखा होगा अदर सिक्योरिटी, तो आपने अदर सिक्योरिटी पे ही टिक लगाना है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से यही आंसर है। फिर अदर सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। देयर इनसाइट्स हेल्प इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाए। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार होती हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। की फाइनेंशियल रेशियो आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। इंडस्ट्री और मार्केट की रिसर्च भी आपको करनी पड़ती है। इसके लिए आप गवर्नमेंट पॉलिसी देखते हो, इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखते हो, सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हो, और कॉम्पिटिटिवनेस देखते हो अपने बिजनेस की कि सही चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। रिकमेंड भी आप करते हो, उसके लिए अलग अलग वैल्यूएशन प्रिंसिपल होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप रिपोर्ट लिखते हो और उसे प्रेजेंट भी करते हो। रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी आप ही को बनानी पड़ती है। रिसर्च एनालिस्ट की बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं। पहला होता है इक्विटी का रिसर्च एनालिस्ट, वो इक्विटी पे बनाता है सारी रिपोर्ट। दूसरा होता है फिक्स इनकम, जो खाली FDs, फिक्स मैच्योरिटी प्लान और कुछ इस तरह की सिक्योरिटीज में ही काम करता है, जिसमें इनकम आए बस हर महीने, उनका मतलब ज्यादातर रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट भी होता है, उसे जियोपॉलिटिकल भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट भी होता है जो पूरे इंडिया लेवल पे या कंट्री लेवल पे या पूरे वर्ल्ड लेवल पर एनालिसिस करता है। और टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर पे काम करता है। चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर पे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को तो लॉस में जा रही है और वो कहे नहीं कंपनी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस का इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि कंपनी के प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है। वो तो सिर्फ चार्ट देखता है और रिकमेंडेशन दे देता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एक रिसर्च एनालिस्ट के अंदर होनी ही चाहिए। पहला है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मतलब आप ना पेचीदा दिमाग हो आपका, आपको छोटी सी बात समझ में आए उससे आप चार बातें समझ जाओ, मतलब एक डिटेक्टिव वाला दिमाग होना चाहिए आपका। दूसरा, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट होने चाहिए आप। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। दो स्टूडेंट और एडमिट हो जाते हैं, हो गए हैं जी, सब क्लास में आ गए हैं। ठीक है। चलिए आगे अच्छा, बढ़ते कह हैं। रहे सर इसका जो एग्जाम हम लोग जो होता है, जैसे हम लोग भाई भी का एग्जाम देते थे तो नेट से कुछ भी एक टेस्ट पेपर आ जाता था, उस पर हम लोग टेस्ट दे देते थे। इसमें भी होता है क्या? हाँ जी, इसमें भी हमने आपके लिए टेस्ट बनाए हुए हैं और आप उनको कर पाएंगे। मॉक टेस्ट बोलते हैं उन्हें, लेकिन पहले वो चैप्टर वाइज है, तो अभी हम आपको चैप्टर वाइज भी देंगे, पहले चैप्टर खत्म हो जाए। फिर ओवरऑल भी है, और बुक में तो दे ही रखे हैं इतने सारे क्वेश्चन, यहीं से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, सब मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। ये बुक्स कौन सी होती है? मैम आपको दो बुक से तैयारी करनी है। एक बुक आपको मैंने अपनी लिखी हुई दी है, वो मैंने आपको ग्रुप पे दी है, आपने प्रिंट आउट किया होगा।
और एक बुक होती है NISM का मॉड्यूल। NISM का मॉड्यूल भी आप कहोगे तो मैं ही दे दूंगा, एक बार कोर्स खत्म होने दीजिए तब ले लीजिएगा, और चाहे साइड बाय साइड आप पढ़ लीजिए, वो आपकी इच्छा है। और NISM का मॉड्यूल NISM की साइट से भी डाउनलोड हो जाएगा, और मेरे पास डाउनलोड करा हुआ है, मैं भी दे दूंगा, वो आपकी इच्छा है। तो यही 2 बुक आपने पढ़नी है और कोई नहीं पढ़नी। तो बुक सर मैं रिसेंटली ऐड हुई हूँ, आपने शायद पहले डाला था क्या, तो मुझे दिखा नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए मैं आज एक बार फिर से डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। आपने रिकॉर्डेड क्लास ले ली है तीनों? नहीं, मैंने आज पहला क्लास देखा था, फर्स्ट चैप्टर। चलिए, फर्स्ट क्लास अगर आपने देख लिया था तो भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप टाइम हाँ। निकाल कर तीनों क्लासेस देख लीजिए, और उसके Yeah, बाद फोर्थ जो definitely. आज वाली है वो दोबारा देखिए, तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। Sure. ओके Okay. ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है। हैंड रेज का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है। हैंड रेज करने के बाद आपका नाम लेके आपको टाइम दिया जाएगा पूछने का, उसके बाद आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड पीए। सब आपके सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई भी म्यूट अनम्यूट ना हो, कोई भी अनम्यूट ना हो। विनोद कुमार विद्यार्थी जी, म्यूट रहना है सबको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट लेट आ रहे हैं बड़ा क्लास में। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने बताया था, और इसके नीचे जो बैक क्वेश्चन थे वो करने के लिए दिए थे। किसी की कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए, वैसे सब कल आपने सबने ले ली थी। आज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना है। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय टोटल 3 तरह की एक्टिविटी हैं, वो क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, एक कंपनी का कैश कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, कंपनी ने उसे 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 3 हेडिंग तो सबके समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं आई उसे समझा देंगे। तो पहले मैं जो शुरू कर रहा हूं वो कर रहा हूं नीचे से शुरू। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब फिक्स एसेट को खरीदना। फिक्स एसेट हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गई, को बाय करना और सेल करना। अगर हम फिक्स एसेट बाय करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, मैं अनम्यूट करके बताइए, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा जाएगा। ये लेस होएगा। और अगर सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा आएगा तो ये प्लस होगा। भाई पैसा आ रहा है प्लस कर दो, पैसा जा रहा है माइनस कर दो। इजी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या रेंट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना और उससे रिलेटेड इनकम, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अलावा और कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो ये अपने पास नोट कर लीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस ये 4 चीजें ही आती हैं। रिपीट करेंगे एक बार, कौन सी 4 एक्टिविटीज है? एक तो इन्वेस्टमेंट बाय की आपने, वो आएगी। इन्वेस्टमेंट बाय की तो पैसा जाएगा, वो लेस होगी। इन्वेस्टमेंट सेल किया तो वो पैसा आएगा आपके पास, तो वो प्लस होगा। और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या फिर कोई इनकम रिसीव हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, या कोई भी प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। बस इसके अलावा कोई चीज नहीं आती।
ये मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं जा रहा हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फाइनेंस से रिलेटेड आइटम आती है, यानी कि लोन, शेयर्स, डिबेंचर या और किसी तरह का लोन, बैंक लोन भी आ सकता है इसके अंदर। अगर हमने इशू किया का मतलब शेयर इशू करने से क्या होता है? पैसे हमारे पास कंपनी के पास आते हैं। जब भी हम किसी को शेयर देते हैं तो उसके बदले कंपनी को पैसे मिलते हैं। अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो ऐड होगा, इसे इशू भी बोलते हैं या टेकन भी बोलते हैं, लोन टेकन। और अगर आपने पे कर दिए, रिडीम कर दिए, यानी कि लोन, शेयर्स या डिबेंचर पेड या रिडीम। रिडीम्ड करना मतलब जो शेयर हमने पहले इशू किए थे, जो कर्जा लिया था, जिसके बदले हमने शेयर या डिबेंचर लिख के दिया था, अब उसे रिडीम कर दिया। रिडीम कर दिया मतलब खत्म कर दिया। तो खत्म करने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने रिडीम करे होंगे तो पैसे जाएंगे, तो ये माइनस होगा। और अगर इस लोन पे, जो आपने लोन लिया था, इस पे डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया तो वो माइनस होगा। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 ही चीजें आती हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर ये क्लियर कीजिए, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में मान लीजिए लोन है, शेयर है, डिबेंचर है या बैंक लोन इशू हुआ तो इसमें पैसा आ रहा है तो प्लस होगा, जी, पे लोन पे कर रहे हैं तो माइनस होगा, फिर लोन और डिविडेंड ये सब कर रहे हैं तो माइनस होगा। बिल्कुल। तो फिर से समझाइए सर। फिर से, ठीक। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें समझ में आ गया कि लोन से रिलेटेड चीजें ही आएंगी, लोन, शेयर से, डिबेंचर से। अब अगर आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया तो पैसा आएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर नहीं, बैंक एक मैंने एग्जांपल की, एक कंपनी जब करती है तो कंपनी है, आप कंपनी का ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का ही आप जो है बना रहे हो, है ना? आपकी बात नहीं हो रही, कंपनी की हो रही है यहाँ पे। तो अगर कंपनी ने लोन लिया तो आपके पैसे आएंगे, प्लस होगा। कंपनी ने लोन अगर वापस कर दिया, पे कर दिया, तो कंपनी के पास से पैसे गए तो माइनस होगा। कंपनी ने इंटरेस्ट दिया होगा तो कंपनी के पास से पैसे गए, माइनस होगा। ये 3 चीजें तो अच्छे समझ में आ गई सबको? जी। चलो पहले हम 3 पे ही बात करते हैं। अब जिसका नाम लिया जाएगा आंसर वही देगा। तो पहला क्वेश्चन बंसल जी के लिए, कंपनी ने डिविडेंड पे किया अपने शेयर्स पे, तो वो कौन सी एक्टिविटी में प्लस होगा कि माइनस, ये बता दीजिए बस। वो डिविडेंड जो पे किया है वो इंटरेस्ट वाले उसमें फाइनेंसिंग डेबिट होगा, फाइनेंसिंग वाले में फाइनेंसिंग। माइनस होगा। जी हाँ, आंसर ये देना है कि इंटरेस्ट अगर कंपनी पे करेगी तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस में दिखाया जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे पास से गया। चलिए म्यूट हो जाइए। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी के लिए, कंपनी ने नया लोन लिया बैंक से 10 लाख रुपए का, तो उसका क्या करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर नया लोन लिया तो सीधी सी बात है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई और पैसा इसमें आ रहा है तो हम इसको प्लस करेंगे। लोन लिया, पैसा आ रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए म्यूट हो जाइए जी। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा नाम अपना अपना, अरीबा सिद्दीकी जी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, अनम्यूट हो जाइए। और क्वेश्चन ये है कि आपने अगर बैंक का लोन पे कर दिया तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करेंगे? सर फाइनेंशियल एक्टिविटी में पे किया है तो माइनस होगा। माइनस होगा, क्योंकि कैश हमारे पास से, कंपनी के पास से आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है। और जब भी कोई चीज जारी होती है, आउटफ्लो होती है, तो वो माइनस होती है। इनफ्लो होने पे, आने पे प्लस होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर देना है अदिति नायक जी को। अदिति नायक जी ये बताइए कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए होंगे तो क्या होगा?
अदिति नायक जी के नाम से जो जुड़े हुए हैं म्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए और आंसर दीजिए। हाँ, डिबेंचर किया तो इश्यू हो जाएगा। क्या होगा बताइए, मिलता है, इश्यू मिलता है सर। क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू जब कंपनी करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी के पास मिलता पैसा है। आया, इसलिए ये प्लस होगा। वेरी गुड। इसके बाद अंजलि जी के नाम से कोई है? अदिति जी आप म्यूट हो जाइए। अंजलि मालपानी जी के नाम से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन है, आपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी तो क्या होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा सर, क्योंकि आपने हमारे अगर पास पेमेंट की है तो पैसा आपके पास से गया, इसलिए वो लेस हो जाएगा। वेरी गुड अंजलि जी, म्यूट हो जाइए। अनुज कुमार जी के लिए क्वेश्चन है, अनुज कुमार जी के लिए क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको 10,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला, अनुज कुमार जी आंसर दीजिए। ये पैसा मिला तो सर, पैसा इंटरेस्ट मिला तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा तो प्लस होगा सर। कहाँ? फाइनेंशियल एक्टिविटी में। मैंने इंटरेस्ट पेड की बात की थी फाइनेंस में, इंटरेस्ट रिसीव तो मैंने फाइनेंसिंग में बताया ही नहीं था। इंटरेस्ट रिसीव मैंने इन्वेस्टिंग में बताया था। सर यहाँ गड़बड़ हो गया। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ध्यान से सुने, और औरों से हार्ड क्वेश्चन था ये, लेकिन ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना भी है कि मैं किससे क्या पूछ लूं, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अब आप ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में लेस होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो रिसीव तो कभी हो ही नहीं सकता ना इंटरेस्ट आपको शेयर्स पे या लोन पे। इंटरेस्ट तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है, तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ होगा, और इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाता है। कोई क्वेरी किसी की यहाँ तक? नहीं। वेरी गुड, म्यूट हो जाइए। अगला क्वेश्चन है आशीष मिश्रा जी के लिए। आशीष जी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी तो कहां क्या होगा? आशीष जी अनम्यूट हो जाइए। आशीष मिश्रा जी अनम्यूट। नहीं आता है तब भी। विद्यार्थी जी आप बताइए। एक मिनट, हाँ सर बोलिए सर। आपको, आपने इन्वेस्टमेंट, क्या क्वेश्चन क्या किया था मैंने इस बार? इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया तो कहाँ क्या होगा? इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया तो सर आपका पैसा सेल किया, तो सेल किया तो बेच दिया तो पैसा आपके पास आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सर। सर पैसा आपके पास आएगा तो प्लस होता है कि माइनस? नहीं सर, प्लस। सेल कर दिया मैंने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट। सर विद्यार्थी हाँ, जी पैसा बताइए, आएगा। कोई नहीं जी, हाँ पैसा आएगा, प्लस होगा। आएगा तो प्लस होगा, कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट में सर। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसा आया। जी। वेरी गुड, नेक्स्ट जी, आंसर जी। देंगे आशीष जी। अगर जाग गए हो तो म्यूट अनम्यूट हो जाइएगा। करण सिंह जी अगले। करण सिंह जी आंसर देंगे, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, बताइए कहाँ क्या होगा? मुझे बोल रहे हैं सर हाँ, आप? करण सिंह के नाम से जो जुड़ा हुआ है आप ही है। कनक नाम अच्छा है। कनक, वो मैंने ध्यान से नहीं सुना, सॉरी, ध्यान से नहीं देखा। कनक सिंह जी, हाँ जी। क्या सर? अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कहाँ जाएगा वो? रिसीव हुआ तो ये तो प्लस होगा, और ये जो है इंटरेस्ट रिसीव अगर होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही प्लस होगा। वेरी गुड, क्योंकि हम इसे ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये इंटरेस्ट तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ही मिलता है, क्योंकि लोन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं आपको, लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रिसीव होएगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। चलिए मानस मुखर्जी जी आ जाइए और बताइए, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो कहाँ जाएगा? सर इंटरेस्ट पे करने पे एक तो आपका माइनस लेस होगा और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा। वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लेस हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और Less हो जाएगा। नेटवर्क। सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी आप बताइए।
मान लीजिए कि कंपनी क्या करती है, अपने डायरेक्ट अपनी जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उसको वो लोन दे देती है सर, ठीक है, और वहां से उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये किस में जाएगा? इसी में इंटरेस्ट मिल रहा है ना। इन्वेस्टमेंट में जाएगा कि हाँ, तो ये जो क्या सर? अपने ग्रुप को उसने लोन दे दिया वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हाँ। की तरह है। अगर अच्छा, कंपनी अच्छा। ने किसी को लोन दिया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट की है ना, हाँ हाँ तो वो इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो जब वो कंपनी किसी को लोन दे रही है तो वो एक लोन नहीं है, वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके अच्छा। लेस हो जाएगा। और फिर जब उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा। विनोद जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा। कुछ लोग इसे फाइनेंसिंग में डाल देते हैं। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन आप भी ध्यान से समझिए, ये बोलने के लिए लोन है लेकिन ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये मैं बुक में जरूर डाल लूंगा अपने। थैंक यू बहुत सर। ही बढ़िया क्वेश्चन था। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेगा एक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया, बताओ कहां जाएगा। आप लोन पढ़ते उसे फाइनेंसिंग में लिखा होगा, जो कि गलत हो जाएगा। अरे अगर अपनी सब्सिडरी को लोन दिया है, दिया मतलब इन्वेस्टमेंट की है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, उससे ब्याज मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर उस लोन पर जब ब्याज मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जी, अपनी जी। बुक पे लिख लीजिएगा, याद रखना है आपको कि अगर किसी को भी लोन कंपनी दे रही है तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि कंपनी का काम लोन देना नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है, चलो मेरे ये भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बैंक किसी को लोन देता है, तो जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसका तो काम ही लोन देने का है, तो ये उसके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती, ये उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि उसका तो काम ही लोन देने का है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बैंक का तो रोजमर्रा का काम ही लोन देना है। अगर वो लोन दे रहा है तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो सेल परचेज तो करता ही नहीं है। तो बैंकिंग कंपनियों के लिए लोन देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो पेपर में ये भी आता है कि एक एनबीएफसी ने किसी को लोन दिया, आप कहां लिखोगे उसे? अरे भाई ये तो उसका रोज का काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? जब वो आरबीआई से अपना लोन ले रही होती है। अगर वो आरबीआई से लोन ले रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अगर वो लोगों को लोन दे रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर वो आरबीआई का लोन वापस कर रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बात समझ में आई? एक बैंकिंग कंपनी के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में ऐसे घुमा घुमा के पॉइंट आते हैं। नॉर्मल वाला क्वेश्चन तो पेपर में आता ही नहीं है, ये घुमाए वाला ही आता है, तो भाई यही करना है आपने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और उसके बाद दूसरा बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री का बताया, ये पेपर में कई बार आया है और ये मेरे बैक क्वेश्चन में भी मिलेगा, तो जरा ध्यान से याद रखेंगे, अपनी बुक पे कहीं लिख लेंगे इसे अपने हिसाब से, जिससे कि आप याद रख सके। चलिए, दो एक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है, एक बार सर रिपीट कर देंगे, बैंकिंग उसका रिपीट कर देंगे। बिल्कुल कर देते हैं। अगर एक बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई से लोन लिया तो एक्चुअल में लोन ले रही है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर एक बैंकिंग कंपनी ने किसी को लोन दिया तो वो तो उसका रोजमर्रा का काम है, तो फिर वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए तो लोन देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना, रोज का ही काम है उसका ये। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वैसे आती है सेल परचेज, जो हम गुड सेल करते हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनी तो गुड सेल करती ही नहीं, बैंकिंग कंपनी तो लोन देती है, वही उसके लिए सेल है। तो सेल परचेज से रिलेटेड आइटम ऑपरेटिंग। अब सर एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है सर जी, एक कंपनी है जैसे पेटीएम, ठीक है, 197 कम्युनिकेशन जो है सर, ठीक। वो तो बैंकिंग नहीं है लेकिन वो भी लोन की एक्टिविटी करती है। सर बैंकिंग ही तो है वो, एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग कंपनी है सर। पेटीएम एनबीएफसी भी एक तरह का बैंक है, बस अभी वो आरबीआई से परमिशन लेके थोड़े दिनों में बैंक बन जाएगा, लेकिन काम तो वो बैंकिंग का ही कर रही है। लेकिन उसका तो आरबीआई वाला बैंकिंग तो कैंसिल हो गया सर, पहले तो उसका अकाउंट था ही, सारे लोग का था, फिर बंद कर दिया था। अगर पेटीएम कंपनी है आपका तो उसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंकिंग कंपनी की तरह बनेगा, अच्छा, क्योंकि वो लोन देने का काम ही कर रही है। लेकिन वो बैंकिंग कंपनी है नहीं बेसिकली। अच्छा, शिवालिक बैंक के बारे में जानते हैं? मुथूट फाइनेंस शिवालिक? जानते हैं? मुथूट फाइनेंस, हाँ मुथूट फाइनेंस जानते हैं। फाइनेंस भी बैंकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी लोन दे रही है ना। अच्छा, आवास फाइनेंशियल को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये होम लोन देती है, ये भी नॉन बैंकिंग है, एनबीएफसी है, लेकिन फिर भी लोन दे रही है ना बैंक की तरह।
देखो बैंक और एनबीएफसी, चलो एक छोटा सा ये वाला कंसेप्ट अभी बताऊंगा, मुझे याद दिला देना कि सर बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, बस छोटा सा डिफरेंस है, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक बीच में नहीं छोड़ रहे कैश फ्लो का, मुझे याद दिला देना, मैं जाने से पहले आज ही बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनबीएफसी और बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फिर आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी, सर ये क्या है और वो क्या है ना, आज ही क्लियर कर देंगे। आप जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं सबके पूरे आंसर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आज आपका एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। लेता है सुराजीत जी क्या कह रहे हैं? सर, अगर एनबीएफसी, सर बोल रहा हूँ कि अगर एक एनबीएफसी अगर बैंक से लोन लेता है तो वो भी क्या ऑपरेटिंग में ही जाएगा? तो देखो एनबीएफसी का लोन देने का काम है, लोन लेने का नहीं, लेती तो अपने लिए ही हमेशा। तो जब वो लोन लेगी तो अच्छा वो सर, जाएगा लोन लेता है ना, financing में। लेकिन जब वो लोन फंड रेज में तो लेता है, लेकिन जब वो लोन देगी तो वो जाएगा ऑपरेटिंग। लेकिन अगर वो बैंक से जब लेता है उसको फाइनेंस तो करना है, वो तो पब्लिक से उतना उठा नहीं पाता है, तो बैंक से लेता है। तो बैंक से अगर लेगा तो वो उसके लिए तो ऑपरेटिंग होगा या उसके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा? अगर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही मतलब ये होता है कि बिजनेस करने के लिए अगर हमने पैसा कहीं से लिया तो वो फाइनेंसिंग में आएगा, और जब हम उसे पे करेंगे तो भी फाइनेंसिंग में आएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही लोन देने का है तो जब आप आरबीआई या बैंक से ले रहे होंगे तो उस केस में वो फाइनेंसिंग है, और जब आप लोगों को दे रहे होंगे तो उस केस में वो ऑपरेटिंग है। ओके ओके सर, अब ठीक है। मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन एक लोन देना जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। क्या लोन देना जो है वो ऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी। चलो इसको भी सेपरेट रखते हैं, बैंकिंग कंपनी वाला कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल आइटम पकड़ लेते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं नॉर्मल आइटम पे ना रहा तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए अपने पास। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है ना, उनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है रोजाना, तो सर उस केस में जो इन्वेस्टमेंट करती होंगी तो कहाँ आएगी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, लेकिन करेंगे डिस्कस बाद में। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी तो समझनी है। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अच्छे समझ में आ गई और फाइनेंसिंग भी। अब लास्ट बचा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में नहीं आती वो बची हुई सारी की सारी ऑपरेटिंग में आती है। कैसे आती हैं जरा वो ध्यान से समझ लीजिए। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है 4 में। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए जितनी भी सेल परचेज होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस है, बस फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक जैसी बनती है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको समझा दिया, चाहे कोई से भी मेथड से करो वो सेम बनती है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। अब जैसे सेल हुई तो सेल प्लस होगी क्योंकि पैसे आए, परचेज करी वो माइनस होगी, एक्सपेंस किया माइनस होगा, इनकम हुई प्लस होगी। और इन 4 चीजों के अलावा डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और कुछ नहीं आता। ये सब ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई है। ये तो इजी है डायरेक्ट मेथड, तो पैसे आ रहे हैं तो प्लस, जा रहे हैं तो माइनस। जो एक्टिविटी आपने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में लिख दिया, उसके अलावा जितनी भी चीजें सब यहीं आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश वाली। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सर एक लिखे सेल, एक लिखे परचेज, उसके नीचे क्या लिखे सर? एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम लिखा।
यहां तक कोई क्वेरी नहीं है किसी की? नहीं। आप चल रहे हैं डायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में सेल परचेज गिवन नहीं है, तो हम इसे शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट, तो एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसके अंदर ऐड कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। भाई नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब जिस एक्सपेंस को करने में खर्चा नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट लिखे हैं। हाँ जी, पहला है नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ये नॉन कैश होता है, याद कर लो। डेप्रिसिएशन मतलब जो बंदे अकाउंट्स के नहीं उनके लिए बता देता हूं। हमने कोई चीज 1 करोड़ रुपए की खरीदी, तो हर साल उसकी कीमत में कुछ कमी हो जाती है। तो मान लीजिए हमें लग रहा है कि भैया 10 करोड़ की चीज खरीदी और 10 साल चलेगी, तो हम हर साल उस पर 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, जिससे कि 10 साल बाद ये खत्म होगी और 10 साल में हम भी इसे खत्म कर देंगे अपनी बुक्स में। तो हम एस्टिमेटेड बेस पे उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते रहते हैं हर साल। तो उसकी वैल्यू कम करने के लिए हमारा एक्चुअल में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, मशीन वो ठीक ठाक है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन हमें पता है 10 साल बाद तो खत्म हो ही जाएगी, तो हम उसकी एक्सपेंस पे थोड़ा थोड़ा उसकी मूल्य में, उसकी वैल्यू में हम कमी करते रहते हैं। उस कमी को ही इंग्लिश में डेप्रिसिएशन, हिंदी में ह्रास बोला जाता है, कमी। जैसे फाइनेंस बैलेंस शीट में हम लोग फर्नीचर में रखे हैं तो उसको डिप्रिसिएट कर देंगे कि भाई हमारा पलंग का दाम कम हो गया या इसका दाम कम हो गया, गाड़ी का दाम कम हो गया। बिल्कुल। मेरा छोटा भाई कल ईवी खरीद के लाया, एक स्कूटी खरीद कर लाया इलेक्ट्रॉनिक। मैंने कहा कितने की ली? कहता 55,000 रुपए की। मैंने कितने साल चलेगी? कह रहा जो इसके अंदर बैटरी है ना वो 5 साल चलेगी, और जो स्कूटी है वो 10 साल चल जाएगी। मैंने कहा 55,000 में स्कूटी कितने की और बैटरी कितने की? तो कहता 40,000 की स्कूटी और 15,000 की बैटरी। मैंने कहा जो 15,000 की बैटरी है तो 5 साल में खत्म हो जाएगी, मतलब 3,000 रुपए साल का नुकसान। और जो 40,000 की स्कूटी है वो 10 साल में खत्म हो जाएगी, यानी कि 4,000 रुपए साल का नुकसान। तो टोटल 7,000 रुपए साल की कॉस्ट तो तेरी आई गई। 7,000 रुपए साल की तो तेरी वैल्यू कम होगी, है ना? तो यानी कि तू 7,000 रुपए साल का खर्चा मान के चल। तो ये तो 7,000 रुपए का हम खर्चा मान के चल रहे हैं, जो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, लेकिन 10 साल बाद तो हो जाएगा, स्कूटी खत्म हो जाएगी, नहीं लेनी पड़ेगी। तो हम 7,000 रुपए साल उसके अभी से निकाल के अलग रख लेंगे। तो अलग से निकालने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हिंदी में बोलते हैं ह्रास, अवमूल्यन, कमी। मतलब जो उसकी कीमत में कमी आ जाती है हर साल, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये एक्चुअल में नहीं हुआ होता, ये तो अपने मन में मान लेते हैं कि 7,000 रुपए साल उठा के रखते रहो, तो 5 साल में हमारे पास बैटरी के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और 10 साल में स्कूटी के इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो उस डिप्रिसिएशन के आधार पर ही तो इंश्योरेंस कंपनियां उसका नेक्स्ट ईयर का वैल्यूएशन निकालेगी। हाँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, और अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं। फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन किया जाता है, गुडविल और कॉपीराइट को अमोर्टाइज किया जाता है, या रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं। अमोर्टाइज या रिटर्न ऑफ, ये वर्ड्स याद कर लीजिए, पेपर में लिखे हुए आएंगे, तो नॉन कॉमर्स वालों को लगेगा ये क्या आ गया, ये आपको याद करना। जो कॉमर्स वाले उन्हें सब पता है। आगे बढ़ते हैं, मैं वर्ड लिख देता हूं। एक तो होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन, और राइट ऑफ भी बोलते हैं, राइट ऑफ। मेरी थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, समझ लो, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर हट जाते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अपने पास नोट कर लिया होगा आपने। ये मैंने कर दिया इसको इरेज। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे ही नॉन कैश इनकम लेस हो जाएगी। इसके एग्जांपल सर जैसे इनकम में तो वो तुम्हारा फायदा है, तो वो लेस क्यों हो रही है? उल्टा मैडम, नॉन कैश है ना,
कैश होती तो सीधा चलते, नॉन कैश है तो उल्टा ही करना पड़ेगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मैं बताता हूं, आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस 10 लाख के प्रॉफिट में आपने 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो प्रॉफिट कितना रह गया 8 लाख। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको तो 8 लाख का प्रॉफिट है, तो आप क्या कहोगे 8 लाख का नहीं है, इसमें 2 लाख रुपए का नॉन कैश एक्सपेंडिचर लेस हुआ, उसे वापस ऐड बैक करो। तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जब आप 8 लाख में ऐड बैक करोगे तो एक्चुअल का कैश वाला प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा वापस 10 लाख। इसलिए हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड बैक करते हैं जिससे एक्चुअल कैश वाला प्रॉफिट निकल जाए। हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कितना कैश आया हमारे पास, कैश तो 10 लाख आया है, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा के प्रॉफिट वाले 8 लाख हुआ हो, तो हम प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं तो एक्चुअल कैश फ्लो आ जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। इसलिए ऐड बैक करते नहीं सर, और एक बार समझाइए ना हैं। एक सर, और एक बार समझाइए ना। मान लीजिए कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था कैश में, भाई 50 लाख की सेल की थी, 40 लाख की परचेज की थी, सब कुछ काट कूट के 10 लाख बच गए थे, लेकिन 10 लाख जो बचे थे उसमें 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो डेप्रिसिएशन लगने का प्रॉफिट क्या आया होगा 8 लाख। कैश फ्लो बनाने वाला बोलता है भैया मुझे क्या मतलब डेप्रिसिएशन से, मुझे तो कैश से मतलब है। 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन तुमने लेस कर दिया है पहले से, इसे ऐड बैक करो, मतलब इसे उल्टा करो। इसीलिए मैंने बताया कि जो खर्चे हैं नॉन कैश के उन्हें ऐड करना है और जो इनकम है उन्हें लेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर? ऐसा याद कर लो क्योंकि इसका नाम ही इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड में सब कुछ उल्टा होता है। ठीक है सर। इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड, नॉन कैश इनकम लेस। यहां तक कोई क्वेरी नहीं? अगर कोई इनकम होगी नॉन कैश तो वो लेस हो जाएगी। अब वो नॉन कैश इनकम कैसी होती है वो भी देख लीजिए। नॉन कैश इनकम ऐसी होती है, आपने फिक्स एसेट बेची, वो 10 लाख की खरीदी थी, 12 में बेच दी, तो 12 माइनस 10 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो 2 लाख का प्रॉफिट है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसे भी उल्टा कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सब्सिडी रिसीव्ड, अगर सब्सिडी रिसीव हुई है तो उसे भी उल्टा कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है? और बताता हूं, चलो। एक और चीज बताता हूं, जो एक्सपेंस या इनकम आप फाइनेंसिंग में करते थे या इन्वेस्टमेंट में करते थे वो यहां उल्टे हो जाएंगे। यानी कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा तो वो माइनस होगा, और इंटरेस्ट पेड होगा तो वो प्लस होगा। रीजन बीइंग कि भैया दूसरी एक्टिविटी में करो ना, यहां पर क्यों करना है? तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है 2 जगह जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में जाके लेस भी होता है, और फाइनेंसिंग में जाके, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग में जाके प्लस भी होता है। कोई दिक्कत किसी को? सर इंटरेस्ट रिसीव जो है ये तो सर आपका वो तो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में तो जाएगा ही जाएगा, ऑपरेटिंग में भी आएगा, और ऑपरेटिंग में जाके लेस होगा। सर ये 2 जगह में जाएगा। हाँ, ये 2 आइटम है जो 2 जगह जाती हैं, एक इंटरेस्ट रिसीव और एक इंटरेस्ट पेड। ये 2 आइटम ऐसी हैं जो 2 जगह जाती हैं। याद कर लीजिए बस। थोड़ा समझाइए ना सर। ये सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बोलती है कि अगर आपने कोई अदर एक्टिविटी में कोई एंट्री जो प्रॉफिट में डाल रखी है और वो अदर एक्टिविटी की है तो उसे वापस कर दो। तो वापस करने की वजह से इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, ये 2 एंट्री याद कर लीजिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में भी आएगी, और उल्टा हो जाएगा। अगर रिसीव किया होगा तो माइनस, पे किया होगा तो प्लस। ये याद करनी है, 4-5 चीजें याद कर लो। ठीक है सर। सर इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है तो? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है ओके, देख लूंगा। किसी को कोई क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 4 चीजें तो याद कराई है। नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, नॉन कैश इनकम को लेस करना है,
इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो माइनस करनी है, इंटरेस्ट पे किया है तो प्लस करना है। मैं 4 ही चीजें तो याद कराने को कहा, 4 चीजें याद कर लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। म्यूट हो जाएगी सुरजीत जी। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा जाता है और उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर द पीरियड एंडेड। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन बना देते हैं ना ये क्या बताऊं। यहां पर लिखा है फॉर द पीरियड एंडेड। पेपर में यही पूछ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनाया जाता है या किसी एक दिन के लिए बनाया जाता है, तो आपने क्या बोलना है, फॉर अ टाइम पीरियड। फॉर अ टाइम पीरियड बनाया जाता है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। और चीजें भी लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, कैश फ्लो भी, फंड फ्लो भी। बस एक बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है वो पर्टिकुलर डे के लिए बनाई जाती है, एक दिन के लिए, कि आज के दिन हमारी बैलेंस शीट क्या है, आज के दिन हमारे पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी है। पूरे साल के लिए नहीं बताया जाता। प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं पूरे 1 साल का, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, पूरे 3 महीने में कितना हुआ है, पूरे 6 महीने में कितना हुआ। कैश फ्लो भी बताते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए, 3 महीने का कितना कैश फ्लो है, 6 का कितना है, 1 साल का कितना है। फंड फ्लो भी टाइम के लिए, लेकिन बैलेंस शीट होती है आज के दिन हमारी एसेट और लायबिलिटी कितनी है। यहां तक कोई क्वेरी किसी को ये वाली चीज में? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इससे पहले पेज पर है ना सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये रहा सर, आपकी बुक से पहले वाले पेज पर, जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन सब में चल रहे थे। हाँ हाँ, कैश फ्लो देखो ये बैलेंस शीट के ठीक नीचे है कैश फ्लो। बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि दी तो मैंने यही वाली बुक है, मेरे हिसाब से तो ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा है, अब इसे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पहली हेडिंग है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं शुरू में, फिर उसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। ये जो पीछे डैश लगाया हुआ है कहीं से माइनस समझ लो, ऐड होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन किए हो वो भी ऐड हो जाते हैं। देखो ऐड का मतलब, अगर यहाँ पर नॉर्मल एक्स एक्स लिखा है तो ये ऐड है, और जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसे माइनस बोलते हैं। जो बिना ब्रैकेट के है वो प्लस में है, वरना आप इसके पीछे प्लस लगा लो सब में। अदर नॉन कैश एक्सपेंस को भी ऐड। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे आ जाओ। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जितनी चेंज हुई हो, जितनी घटी या बढ़ी हो, उसे भी प्लस माइनस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, करंट एसेट, एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टी अगर बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन होगी माइनस। करंट एसेट अगर कम होगी तो हो गया प्लस, क्योंकि हमें नुकसान होता है तो हम नुकसान को प्लस कर देते हैं, है ना। ऐसे ही अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें नुकसान होता है तो प्लस हो जाएगी, और करंट लायबिलिटी गिरती है तो हमें प्रॉफिट होता है तो वो माइनस हो जाएगी। ये वाली बात किसी को समझ में ना आ रही हो तो बताइए। सबको समझ में आ गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब कुछ उल्टा ही सर किया है। इंडिरेक्ट मेथड में तो सर ये इंडिरेक्ट मेथड में तो क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर इंडिरेक्ट मेथड में, क्या सर ये इंडिरेक्ट मेथड में तो सर ये उल्टा हो रहा है इंडिरेक्ट मेथड में। सही, उल्टा किसमें हो रहा है? बताइए। हाँ सर बोल रहा हूँ ये उल्टा हो रहा है इंडिरेक्ट मेथड में तो, पूरा जो अभी चल रहा है पूरा इंडिरेक्ट मेथड में तो बोल रहा है। इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है इनडायरेक्ट ठीक है। मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को मतलब होता है प्रॉफिट से कैश पे जाना है, तो उल्टा करने पे ही आएंगे हम। तो ये याद कर लीजिए बस, ये इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसे समझने की फिर से कोशिश करते हैं एक बार और।
कि हमने नेट प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन ऐड कर दिए, और भी कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा वो भी ऐड हो जाएगा, और अगर नॉन कैश इनकम होगी तो वो लेस हो जाएगी। उसके बाद करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज आती है? स्टॉक, डेटर्स। ये सर कहाँ आ रहा है करंट? ये वर्किंग कैपिटल लिखा है ना, वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को ही बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लीजिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती क्या है? स्टॉक, डेटर्स करंट एसेट होती है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो जितनी भी ये छोटी छोटी एसेट होती है, स्टॉक, डेटर्स वगैरह, ये करंट एसेट होती है। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो कि हम 2 से 3 महीने के अंदर बदलते रहते हैं, उन्हें करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसी एसेट्स जो हर रोज अपनी वैल्यू बदलती रहे, जैसे स्टॉक रोज बदलता है, सुबह को खरीद लिया, शाम को बेच दिया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डेटर्स, सुबह को किसी ने सेल कर दी तो बढ़ गए, फिर शाम को उसने पेमेंट कर दी तो कम हो गए, जो सुबह शाम चेंज होते ही रहते हैं। स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब करंट एसेट होती है। ऐसे ही ऐसी लायबिलिटी जो दिन भर चेंज होती रहती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, सुबह को परचेज की तो बढ़ गए, शाम को पेमेंट कर दी तो कम हो गए, रोजाना करते ही रहते हैं काम, तो इन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? जो सालों चेंज नहीं होती, फिक्स एसेट, एक बार खरीद ली तो खरीद ली। घर जिंदगी में कितनी बार खरीदते हो? जो एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है उसे फिक्स एसेट बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया जाए उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे बैंक से लोन ले लिया 10 साल के लिए, तो वो तो एक बार ले लिया, अब रोज रोज थोड़ी चेंज होगा, वो होता ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी समझ में आ गई होगी। नहीं सर, ये बेहतर रहेगा ना सर, एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि एक कंपनी का ऐसे है, ये है, या उसको बनाकर हम लोग को स्क्रीनशॉट दे दीजिए, उसको समझने में, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए तो सर सब याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले ये समझिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन बनेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल कराएंगे, वो अभी आगे आएगा। तो हमने आपको ये बताया, ये याद करना है आपको पूरा परफॉर्मा। उसके बाद हमने इन्वेस्टिंग आपको पहले ही बता दी थी, एक बार रिवीजन करा देता हूं। अगर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल करी होगी तो प्लस होगा, परचेज करी होगी तो माइनस होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेची होगी तो प्लस होगा, परचेज करी होगी तो माइनस होगा। और अगर इंटरेस्ट रिसीव करा होगा, वो लिख लो, यहां पर लिखा नहीं है, तो वो भी प्लस होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी मैंने बता दिया था, डिविडेंड पे किया होगा तो माइनस होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल इश्यू की होगी तो आपको पैसा मिलेंगे, प्लस होगा। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी होंगे, कर्जा लिया, प्लस होगा। रीपेमेंट कर दी, माइनस होगा। और डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करा होगा, इसका इंटरेस्ट भी लिख रहा हूं, तो वो माइनस होगा। एक लास्ट एक्टिविटी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है? कैश का ओपनिंग बैलेंस आप ऊपर लिख देते हो। कैश का ओपनिंग बैलेंस किस किस का? कैश का ओपनिंग बैलेंस, जैसे मान लीजिए 2 तरह के बैलेंस दिए होते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। तो सारी चीजें करने के बाद ओपनिंग बैलेंस आप ऊपर लिखते हो और क्लोजिंग अपने आप आ जाता है। ठीक है, कैसे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आया निकल के मान लो 50 रुपए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आया निकल कर -30, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकल कर आया -80, ओपनिंग कैश आपका था मान लो 50। तो क्लोजिंग कैश ना अपने आप से, क्लोजिंग कैश अपने आप से जब आप इन्हें नेट करोगे यहां पर ऐसे, तो 50 + 50 - 110, मान लो प्लस का था, तो 50 + 50 + 80, 180 - 30, 150 आ गया क्लोजिंग कैश, अपने आप आएगा। कैसे आएगा अभी क्वेश्चन करवाता हूं, चलिए। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा अभी आपका, आगे देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। मैंने कहा था
क्वेश्चन नंबर 4 तक करने के लिए कैश फ्लो का मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 2 लाख। डेप्रिसिएशन ये ऐड और लेस अभी मत देखो आप, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। डेप्रिसिएशन 50,000 गिवन है, डिक्रीज इन डेटर 30,000 गिवन है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 गिवन है। वो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दी, चलिए बनाते हैं। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले गिवन है 2 लाख। चलिए विनोद विद्यार्थी जी बताइए डेप्रिसिएशन का क्या होता है? डिप्रिसिएशन माइनस होगा सर, सर ऐड होता है। कैश फ्लो में ऐड होगा। कैश फ्लो में ऑपोजिट होगा ना सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट से शुरू किया है तो अपोजिट होगा। अच्छा डेप्रिसिएशन अच्छा अच्छा बताया था तो 50,000 हो जाएंगे इसमें ऐड। चलो डिक्रीज इन डेटर, डेटर कम होने से हमारा फायदा है कि नुकसान है? सर फायदा है। डेटर कम होने से फायदा है सर। कैसे? डेटर्स कौन होते हैं? देनदार। लाभ है। पैसा देते हैं। डेटर्स का मतलब देनदार, देनदार मतलब जो हमें पैसा हाँ देंगे। देनदार तो मिलेगा सर। हाँ तो देनदार कम हो गए अगर तो हमारा नुकसान है ना, हाँ माइनस होगा सर। नुकसान है तो फिर उल्टा करेंगे इसमें। तो वैसे नुकसान है क्या करेंगे? लेकिन नुकसान वाली चीज इसमें ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए, ये भी ऐड 30,000 सॉरी 30,000। अब अगला है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अगर बढ़ गया। बढ़ेगा तो हमारा फायदा है कि नुकसान? तो फायदा है। फायदा है और फायदे वाले चीज हम कर देते हैं माइनस, तो ये 20,000 हो जाएंगे माइनस। आंसर निकल के क्या आएगा? 2 लाख प्लस 50 250 प्लस 30 280 280 माइनस 20 2,60,000 हमारा आंसर आ गया पेपर में। अच्छा 260 बी पे टिक लगाकर पेपर में आ जाना, भले डी लिखा है लेकिन आंसर बी है इसका, ठीक कर लीजिए। लेकिन आगे तो 260 लिखा ही है और सोल्यूशन भी करके दिया है। किसी को कोई क्वेरी समझ में ना आया हो तो बोलिए यहाँ तक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। हमने कैश हमारे पास कहां से आया कहां से गया ये तो हमें पता चल गया पूरे साल में, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया। देखो एक बार एक कंपनी थी, मैं आपको बताता हूं, चलो अच्छा आप समझिए जरा। मेरा एक पड़ोसी था भाई, उसकी इतनी गजब दुकान चलती थी, इतनी गजब दुकान चलती थी, कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमाता था वो, ठीक है। फिर उसके पास एक बंदा आया, अरोड़ा जी आपकी 5 लाख रुपए महीना की अर्निंग है, एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हो? कह रहे कुछ नहीं है, 5 लाख रुपए महीना है, घर का खर्चा 1 लाख रुपए है, 4 लाख बच जाते हैं। क्या करते हो उस 4 लाख का? भाई मैं तो गोल्ड ले लेता हूँ बीवी के लिए, मेरी बीवी को गोल्ड पसंद है तो मैं तो गोल्ड लेके रख लेता हूँ। तो फिर तो बहुत सारा गोल्ड हो गया होगा। हाँ बहुत सारा गोल्ड है, सबसे बड़ा लॉकर ले रखे, 4 लॉकर ले रखे बैंक में, गोल्ड ही गोल्ड भर रखा उसके अंदर। तो उसने समझाया सर जी ऐसा करो आप ना गोल्ड मत लो, अब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में पैसा 1 साल में डबल करा दूंगा। कैसे कराएगा? कि सर हम ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे और सिर्फ 10 लाख रुपए एडवांस देंगे और 3-6 महीने का टाइम ले लेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1/10 में बिकवा दूंगा तो आपका जो 10 लाख होगा वो 20 लाख हो जाएगा। अरोड़ा जी ने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है? कि हाँ हो सकता है, चल करवा दे यार, 10-20 लाख तो मैं लगा दूंगा। अब अरोड़ा जी ने एक प्रॉपर्टी बुक करी 3 करोड़ की। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक करने के लिए 30 लाख रुपए देने पड़े। उन्होंने घर का गोल्ड बेचा, उस टाइम तो गोल्ड भी 20,000 रुपए तोल रहा था। उन्होंने 30 लाख रुपए के लिए गोल्ड बेचा और 30 लाख रुपए एडवांस दे दिया और 6 महीने का ले लिया टाइम। 6 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी, नोटबंदी भी उसी टाइम लग गई, सारे काम उसी टाइम हो गए, उनकी किस्मत ही खराब थी। 6 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी। नहीं बिकी तो उन्होंने क्या करा, उसने कहा भैया देखो या तो पैसे दो वरना तुम्हारे 30 लाख तो गए। अब जो इंसान 5 लाख रुपए महीना ही कमा रहा हो वो 30 लाख नहीं छोड़ सकता, 6 महीने की अर्निंग है उसकी, तो वो क्या करेगा? वो 3 करोड़ का जुगाड़बाजी में लग गए। अब उनके घर में जितना गोल्ड था उन्होंने बेच दिया, उन्होंने अपने घर पे भी कर्जा ले लिया, उन्होंने अपनी दुकान पे भी कर्जा ले लिया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी मांग लिया, सारी जगह से मांग तांग के किसी तरीके से 3 करोड़ इकट्ठे हुए। 3 करोड़ उन्होंने उसे दे दिए और अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली। लेकिन 3 करोड़ की जो किस्त थी वो बन गई उनके नाम पर 5.5 लाख रुपए महीना की। अब एक इंसान 5 लाख कमा रहा था, 1 लाख घर का खर्चा भी था, 4 ही लाख रुपए तो दे सकता था, किस्त बन गई 5.5 लाख की। कैसे देगा? पहले 3 करोड़ का कर्जा लोगों से मांग मांग के किसी तरह से पूरा करा है, वो भी देना है। और अब वो किस्त देने के लिए भी क्या कर रहा है? पीछे से सेल तो हो रही है, 50 लाख की सेल है, लेकिन वो 50 लाख की सेल में से 5 लाख घर में निकालता था, 45 लाख का माल खरीद लेता था। लेकिन अब क्योंकि उसे किस्त भी देनी है और घर का खर्चा भी करना है तो अब माल कम खरीद रहा है,
सेल करे जा रहा है और माल कम खरीद रहा है, धीरे 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 उसकी दुकान में प्रोडक्ट कम होने लगे, क्योंकि सेल कर करके पैसा सारा बैंक वालों को दिया जा रहा है और परचेज कर नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी दुकान में माल कम हो रहा है और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उसकी दुकान कंगाल हो गई, दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। जिन लोगों ने उसको पैसा लेना था वो उसे परेशान करने लगे, उसने गाली गुली दे दी, भैया मैं तुम्हारे पैसे नहीं देने का ये वो, और जब भैया मोटा पैसा होता है उन्होंने उसका कर दिया मर्डर। बिल्कुल एक्चुअल केस है, सहारनपुर का है, फेमस बंदा है, 8-10 साल पुराना केस है, मेरा ही क्लाइंट था और उसका मर्डर हो गया था। और अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला इतना बढ़िया बंदा, किसी को कुछ नहीं कहता था, बढ़िया बंदा, दान पुण्य करता था, कोई उसके आगे भुक्का आ जाए उसे खाना खिलाता था, उसकी डेयरी थी, पनीर का सबसे बड़ा व्यापारी था हमारे यहाँ का, और उसका मर्डर हो गया। कारण क्या था, उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पैसे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा दिया था। तो ये बहुत बड़ा रूल है कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा कहीं और कितना लग रहा है, थोड़ा बहुत लग जाए 5-10 लाख, टोटल का 5% 10% तो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा कभी भी कहीं और इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा लगाना है तो पहले फाइनेंसिंग से निकाल लो। अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है बड़ी तो उसके लिए लोन लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा नहीं लगना चाहिए वहां। तो इसलिए जब ऐसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई ना, तो इसका रीजन पूछा गया, यार तुम इतनी बढ़िया कंपनी चल रही थी, कोई लॉस नहीं हो रहा था, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया आपने, ये कंपनी फेल कैसे हो गई? तो वो कहने लगे हमने ना गलत डिसीजन ले लिया था, हमने ना प्लांट में ज्यादा ही पैसा लगा दिया, या हमने बड़ी मशीनरी खरीद ली, या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जिसकी हम कर्जा के मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाए बस कैश का। तो कैश का मैनेजमेंट करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग अलग, फाइनेंसिंग अलग और इन्वेस्टिंग अलग, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी एक्टिविटी में पैसा ज्यादा आया और कौन सी एक्टिविटी में जाके इन्वेस्ट हो गया, और हम उसे मैनेज कर सके, कंपनी बंद ना हो। अगर किसी साल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जो पैसा आया था वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ज्यादा चला गया हो, तो उसे मैनेज करने के लिए हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से इस बार पैसा निकाल लेंगे। इस बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा थोड़ा ज्यादा लाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे पैसा आ जाएगा, या लोन ले लेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो मैनेज करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर इन 3 हिस्सों में डिवाइड ना किया जाए तो फिर तो ये कैश अकाउंट है, फिर तो मिल ही जाएगा। समझ में आ गया? और हाँ सर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे सर। एज पर कंपनी का इम्पोर्टेंस की हिसाब से तो आपको वर्किंग जो होता है, मैंने वर्किंग एक्टिविटीज जो बोल रहे हैं आप, उसको तो देखना ही पड़ता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो। लेकिन जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या हर एक्टिविटीज का सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं ना? वर्किंग जो कैपिटल एक्टिविटी वही सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, देखिए ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंस ज्यादा महत्व रखता है ये बात कि आपका पैसा कहां से ज्यादा या कम निकल रहा है। अगर किसी कंपनी पे कैश रिच कंपनी, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस कंपनी के पास इतना कैश है कि मतलब 15-20 हजार करोड़ रुपए उनकी बैलेंस शीट में हर टाइम पड़ा रहता है। ठीक है, अब इन्फोसिस कंपनी के पास कैश क्यों है? क्योंकि उनकी ऑपरेशन से, जो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा बहुत आता है, क्योंकि उनको कोई कुछ मशीनरी तो खरीदनी नहीं पड़ती। भाई इन्फोसिस कंपनी क्या करती है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या लिया, सर मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, ठीक है, आपने दे दिया 1 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट, वो सॉफ्टवेयर मेरे एम्प्लॉय ने बना दिया 15-20 दिन काम करके। अब 15-20 दिन की सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की? मान लो 5 लाख रुपए महीने का एम्प्लॉय था, मैंने उसे 5 लाख रुपए सैलरी दी, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, चाहे वो सॉफ्टवेयर 1 दिन में बने चाहे 15 दिन में, तो सैलरी देनी है। तो मैंने उसे 5 लाख सैलरी दी और उसका बनाया वो सॉफ्टवेयर 1 करोड़ में बेच दिया, तो मेरे को 95 लाख का प्रॉफिट हो गया पहले ही दिन। अभी 95 लाख लगाऊं कहाँ? इन्फोसिस कंपनी को ना तो कोई बिल्डिंग लेनी है, ना कोई मशीनरी लेनी है, वो किराए की बिल्डिंग में ऑफिस चला रही है, अपना कंप्यूटर में बैठ के काम हो रहा है, चुपचाप रेंट देती है, सैलरी देती है, काम खत्म, कहीं पैसा इन्वेस्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए इन्फोसिस जैसी जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, कैश रिच कंपनियां हैं, इनका पैसा कहीं जाता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में रिसेशन शुरू होता है, अमेरिका में रिसेशन शुरू हो जाए या डॉलर का रेट कम हो जाए, डॉलर का रेट कम होने से क्या होता है, इनको जो सॉफ्टवेयर की कीमत मिलती है वो डॉलर्स में मिलती है। अब इन्होंने मान लो इन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर बेचा वो बेचा $1,000 का, उस टाइम पर डॉलर $100 का था, तो $1,000 का मतलब 1 लाख रुपए हो गया। लेकिन मान लो डॉलर $80 का रह गया, तो $1,000 के बदले भी नहीं मिलेंगे 80,000 रुपए। एक तो इनकी सेल इस वजह से कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा इन्होंने अमेरिका में रख रखा है, सैलरी उसे डॉलर में ही देनी है, तो सैलरी का खर्चा तो उतना ही है, लेकिन सेल कम हो गई, सेल इनको रुपीज में चाहिए तो वो कम हो गई। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जब अमेरिका में रिसेशन आ जाता है तो वहां की कंपनियां कहती है भैया अभी हमारे पैसे नहीं, तू मत कर, तू सॉफ्टवेयर बाद में बना दियो।
तो इस वजह से भी, और उनकी ज्यादातर सेल अमेरिका से ही है। जब अमेरिका में मंदी आती है तो इनकी सेल अपने आप कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी लॉस हो जाता है। लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस आ जाएगा, और फाइनेंसिंग, या तो लोन लेना पड़ेगा कहीं से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा निकालना पड़ेगा, या फिर लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी, दोनों में से कोई काम करना पड़ेगा। तो वो चेक किया जाता है कि कभी उस कंपनी की तरह तो नहीं फंस जाएंगे कि इनके पास कैश कम पड़ गया। अच्छा, आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया, अभी 2-3 साल पुराना केस ही है, क्रेडिट स्विस। सबको पता है क्रेडिट स्विस अमेरिका, क्रेडिट स्विस नंबर 2 पे था बैंक इंटरनेशनल लेवल पे। क्रेडिट स्विस नंबर 2 पे था बैंक, पता है सबको ये बात। क्रेडिट स्विस बहुत बड़ा बैंक था, चलो मैं बता देता हूं। क्रेडिट स्विस बहुत बड़ा बैंक था, बहुत बड़ा मतलब HDFC, ICICI सबको मिला दोगे ना, SBI, HDFC, ICICI, तब बनेगा क्रेडिट स्विस एक। लेकिन क्रेडिट स्विस ने क्या करा, बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए। बहुत ज्यादा शेयर खरीदने पे क्या हुआ, उसने लिमिट लेके मार्जिन ट्रेडिंग कर ली। मार्जिन ट्रेडिंग करने के बाद जब उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने बहुत सारा लोन ले लिया, लेकिन मार्केट गिरती चली गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, अच्छा खासा नंबर 2 का बैंक था, डिफॉल्ट कर गया। मतलब जब लोगों ने उसके यहाँ जो पैसे जमा कर रखे थे वो मांगे तो उस पैसे ही नहीं थे उसके पास, और जिस इन्वेस्टमेंट में उसने पैसा लगाया था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से पैसा एकदम से निकल नहीं सकता था, तो एकदम से डिफॉल्ट कर गया। मतलब लोगों को पैसे ही नहीं दे पाया। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर ये लोगों को पैसे ना दे पाया तो लोगों के अंदर एक वो मच जाएगा कि अरे भैया पैसा निकाल लो। उसे एकदम से किसी और यूबीएस ने पता नहीं किसने टेक ओवर कर लिया। उसे पता था यूबीएस को, अरे ये तो कैश रिच कंपनी है, इसके पास इन्वेस्टमेंट मतलब 100 रुपए की देनदारी है, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है इसके पास। लेकिन उसने भी गलती क्या की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा दिया था, और इतना ज्यादा लगा दिया था कि नंबर 2 के बैंक को नंबर 1 के बैंक ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। और क्या कह के दिया, जा तेरे को हमने छोड़ दिया, जा तेरा पूरा का पूरा बैंक मैंने ले लिया, हम उसके बदले तुझे कुछ नहीं दे रहे, पर तेरा कर्जा टाइम पर दे देंगे। मतलब 100 रुपए का कर्जा, 500 रुपए की एसेट, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट गलत होने की वजह से बैंक फेल हो गया। और ये कोई बहुत पुराना केस नहीं बता रहा हूं, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, ऐसे पिछले साल की बात है। क्रेडिट स्विस के नाम से सर्च कर लेना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिट स्विस। लेकिन ये तो फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक तो नहीं है सर। क्रेडिट स्विस हाँ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, बैंक भी था, लोन भी देता था, और म्यूचुअल फंड भी था इसका बहुत बड़ा, और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी था। क्योंकि यूएसपी इसको खरीद लिया लास्ट टाइम जब इसका शेयर डाउन हो गया था, यूबीएस ने खरीदा तो यूएसपी ने इसको खरीदा था सर। 1 साल पुरानी बात है, इसके ऊपर रिसर्च करके लानी है सबने। कल को मुझे इसके बारे में नई नई बातें बतानी है आपने, ठीक है। सबके सब ठीक है। और जो रिसर्च करके आएगा मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा कल को, और फिर आपकी क्वेरीज का आंसर भी करूंगा। तो इस पे आप रिसर्च करके आएंगे अच्छे से, सबके सब, और 15-20 रिसर्च करके आना। कौन सा बैंक? क्रेडिट स्विस के नाम से बैंक था, और उसे यूबीएस ने टेक ओवर किया। लीजिए मैं लिख देता हूँ। सर अभी जो 81 बॉन्ड वाला इशू हुआ HDFC वाला, जो मिस सेलिंग किया गया, वो क्रेडिट स्विस का ही 81 बॉन्ड था ना सारा? नहीं, क्रेडिट स्विस का था शायद। हाँ, क्रेडिट स्विस के ही थे वो पिछले बॉन्ड जो यूबीएस ने टेक ओवर कर लिया, और वही वाले बॉन्ड थे, पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट स्विस फंसा हुआ था, और बाद में क्रेडिट स्विस पेमेंट नहीं कर पाया। जब पेमेंट नहीं कर पाया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो ये भी उससे जुड़ा हुआ है। और लिया किसने क्रेडिट स्विस को? यूबीएस ने। अभी लिख कर देता हूं मैं, जरा हैंग हो गया। चलो लिख तो लिया होगा आपने, क्रेडिट स्विस। हाँ सर, मिल गया, वो है सर, बैंकिंग भी और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर भी है। हाँ, और यूबीएस ने उसे टेक ओवर कर लिया। यूबीएस भी बैंक ही है। हाँ, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट, ये अभी भी सर्विसेज का चल रहा है क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट को, लेकिन बैंकिंग वाला उसका यूबीएस ले लिया सर। हाँ, सिर्फ बैंकिंग। बहुत बढ़िया, ये चीजें देखो निकाल कर देनी है, लेकिन कल बतानी है। अपना पूरी रिसर्च रिपोर्ट लेकर आओ, इसके बारे में आपने खुद अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। प्रेजेंट क्या करना है सर, क्रेडिट स्विस क्या था, फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, डिटेल में प्रॉब्लम क्या आई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, यूबीएस ने क्या टेक ओवर किया,
और टेक ओवर करने के बाद अब क्रेडिट स्विस क्या कर रहा है और यूबीएस क्या कर रहा है। ये 4 चीजें कम से कम 4 से 8 पेज तो लाना, लिख कर लाओ या बना कर लाओ, प्रिंट आउट निकाल लो, आपकी मर्जी। मेरे सामने प्रेजेंट करना है आपने जितना भी आपको पता है उसके बारे में कल को, और जो प्रेजेंट करेगा फिर हम उसे अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे उस बंदे को एक्स्ट्रा, उसका नाम मैं याद कर लूंगा, फिर वो मेरे दिल में छप जाएगा उसका नाम। सारे सबको करके लाने, सबके नाम ले लेके पूछूंगा तुमने क्या करा घर जाके, सबको करके लाने। 2 दिन का टाइम है, परसों की क्लास में पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से 5th क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। 6th करते हैं। अब की बार कह रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ। देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट का क्या होता है, प्लस या माइनस? सर पैसा जा रहा है सर, तो माइनस होगा। पैसा जा रहा है तो माइनस होगा, तो ऑपोजिट करेंगे ना। अरे अपोजिट तो खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट। ओके 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 सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा? सेल ऑफ तो पैसा आ रहा है, ऐड होगा। तो आंसर पैसा आ रहा है। आंसर आया 1 लाख रुपए माइनस। माइनस को हम माइनस लिखते हैं और कभी कभी लिख देते हैं कैश यूज्ड 1 लाख रुपए प्लस में। देखो यूज्ड का मतलब ही माइनस है कि आपने यूज कर लिए, और अगर प्लस होता तो हम कहते हैं कैश फ्लो और आउटफ्लो भी बोल देते हैं, और यूज्ड की जगह पर इनफ्लो भी लिख सकते हैं, इनफ्लो सॉरी आउटफ्लो कि हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, आउटफ्लो कर दिए। तो माइनस का मतलब आउटफ्लो और यूज्ड भी लिख सकते हो पेपर में अगर आ जाए, और वरना ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ब्रैकेट का मतलब भी माइनस होता है, यूज्ड का मतलब भी माइनस होता है, और आउटफ्लो का मतलब भी माइनस होता है। आंसर 6th क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी? सबको समझ में आ गया 5th और 6th? आगे बढ़ते हैं, 7th भी देखते हैं कैसा है। चाइनीज वॉल में पढ़ा चुका हूं, इसके बैक क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, आपने कर लिए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं करे हैं तो करके लाना, हम आपकी क्वेरी ले लेंगे। इसके बाद ये थोड़े से बैक क्वेश्चन आए थे, ये इंपॉर्टेंट है और आपको मैंने करने के लिए दिए थे। कर लिए हैं तो बढ़िया, नहीं करे हैं तो करके लाना, मैं क्वेरी ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं। कर लिए, बहुत बढ़िया, कर लिए। क्वेरी हो तो बोल दीजिए। अब ये सारे के सारे क्वेरी थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला ऊपर वाला 3। हाँ, चलिए, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू? कौन सा इसमें से कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल के बारे में बताता है एंड एक्सपेंसेस के बारे में ओवर अ पीरियड। पीएल अकाउंट सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना खर्च एक्सपेंस हुआ। जो प्रॉफिट और से भाई रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट और एक्सपेंस का मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर ही सी। और बताइए जी, किसी में क्वेरी हो तो? एक 4 नंबर भी। ये तो आज ही पढ़ाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितनी एक्टिविटी में डिवाइड किया? देखो, एक एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस 3 ही है। चौथा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, वो एक्टिविटी नहीं है, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 10 का एक्टिविटी थोड़ी लिखा है। तो टोटल 3 है। ये इंपॉर्टेंट पेपर में लोग सब 4 लिख के जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आपने 3 लिख कर आना, और ये आज ही पढ़ाया। चलिए, इनमें से कौन सी करंट एसेट नहीं है? देखो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करंट एसेट है। फिक्स एसेट अकाउंट रिसीवेबल मतलब छोटे छोटे बिल होते हैं, डेटर्स भी बोल सकते हैं, डेटर्स। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ, ये स्टॉक है, ये डेटर, ये करंट एसेट होती है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होते हैं? फिक्स एसेट। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स एसेट होती है। कैश भी करंट एसेट होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। इनमें से कौन सी नॉन करंट एसेट है? देखो, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उन्हें सारा समझ में आएगा। जो नॉन कॉमर्स है वो कुछ नहीं, उन्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। करंट एसेट क्या होती है? गूगल पे सर्च कर लो, करंट एसेट क्या होती है और याद कर लो। सारी 5-6 होती है। फिक्स एसेट क्या होती है? गूगल पे सर्च करो, 5-7 निकल कर आ जाएंगी, याद कर लो। वरना बैलेंस शीट के परफॉर्म में मैंने लिख कर दे रखी है, वहां से याद कर लो। ये सारे बैक क्वेश्चन करके लाने हैं। कोई समझ में नहीं आएगा तो मैं क्वेरी सर 8 नंबर 10 नंबर सर। हाँ जी, 8 नंबर 10 नंबर। चलिए 8 नंबर देखिए पहले। नंबर ये वाला ना, 8th वाला ना, यही बताना है सर। सर ये एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, बता रहा हूँ। हाँ सर, ये वाला। देखिए, अकाउंटिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक, अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है।
एक तो होता है कैश, एक होता है एक्रूअल। कैश बेसिस मतलब आपने कहीं पर गए, उससे 10 किलो चीनी ले आए, और 10 किलो चीनी ले आए, उसके बदले आपने 50 रुपए किलो चीनी थी, तो 10 रुपए किलो चीनी लाए। देखो ध्यान से, 10 केजी चीनी लाए, 50 रुपए केजी, 500 रुपए की, उसमें से आप 300 दे आए और कहा 200 कर दूंगा, तो आपने कैश कितना दिया? 300। तो एक तरीका तो यह है, भैया मैं 300 की एंट्री आज करूंगा, और जब आप कल मुझे 200 दे दोगे 200 की एंट्री करूंगा तब। इसे तो बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जब कैश रिसीव होगा तभी एंट्री होगी। तो 300 रुपए की एंट्री दोगे 30 मार्च को, और 200 रुपए की एंट्री होगी 31 मार्च को, जो आप कल को दोगे तब। ये तो हुआ कैश बेसिस में। एक्रूअल बेसिस में क्या होगा? मैं पूरे 500 दूसरा क्या लिखे हैं सर? कैश बेसिस कैश और एक तो दूसरा क्या? एक्रूअल। कैश और एक्रूअल, यही तो पूछा था क्वेश्चन, एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में जब आपको कैश मिला तभी आपने एंट्री की। एक्रूअल बेसिस में जिस दिन सेल हुई उसी दिन मैं 500 रुपए की एंट्री कर दूंगा। एंट्री कुछ इस तरीके से करूंगा कि 300 रुपए मेरे मिल गए हैं, 200 रुपए आने बाकी हैं, तो मैं तब एंट्री करता हूं कैश डेबिट 300, मोहन डेबिट 200, टू सेल 500। और जब मोहन से 200 रुपए आएंगे उसकी अलग एंट्री अलग कर दूंगा, कैश डेबिट 200, टू मोहन 200। तो इफेक्ट वही आया। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम उधार वाली एंट्री भी करते हैं, नॉन कैश की भी एंट्री करते हैं, और कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश वाली एंट्री करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा है जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? तो वैसे तो सारे ही करते हैं। देखो कैश फ्लो तो नहीं करता, कैश फ्लो तो सिर्फ कैश बेसिस पे बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता इनमें से कौन सा है जो कैश को फॉलो करता है, तो फिर आंसर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश को फॉलो करता है, उसको कैश वाली चीजें लिखता है खाली। बैलेंस शीट सो को वो प्रॉपर्टी लिखती है, एसेट और लायबिलिटी लिखती है। इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही नहीं आती, एक्सपेंस और खर्चों की तो बात ही नहीं आती। तो इसका आंसर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि एक्रूअल बेसिस पे ही बनता है। इसके बाद 10th पूछा था आपने, हाँ जी, कैश पूछा। which financial statement helps in assessing liquidity? लिक्विडिटी क्या होती है कि आपके पास पैसा कितना है, कौन बताएगा? बैलेंस शीट। और सोल्वेंसी मतलब भाई तू पैसा दे भी देगा नहीं, ये कौन बताएगा? ये भी बैलेंस शीट ही बताएगा भाई तुम्हारे पास एसेट कितनी और लायबिलिटी कितनी। तो लिक्विडिटी और सोल्वेंसी पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। आंसर लिक्विडिटी मतलब आपके पास पैसे हैं शॉर्ट टर्म के पे करने के लिए। सर सॉल्वेंसी का अर्थ क्या बताएं? सोल्वेंसी का मतलब होता है, देखो एक इंसान है तो करोड़पति, ध्यान समझिएगा। एक बंदा था मेरे घर के बराबर में ही रहता है, वो जिस घर में रहता है ना वो उसके बाप दादाओं ने बनाकर दिया हुआ है। उस घर की कीमत आज 4 करोड़ है, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में है। वो घर अगर मैं आज बेच दूं तो 4 करोड़ रुपए है, लेकिन शाम को दारू पीने के उसके पास पैसे नहीं होते। मतलब वो बंदा सॉल्वेंट तो है। सॉल्वेंट मतलब कैश की औकात है भाई, 2-4 करोड़ दे देगा, हाँ दे देगा, घर बेचेगा दे देगा, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन तो उसकी बढ़िया है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। अगर मैं इसे 100 रुपए दे दूं शाम को वापस आ जाएंगे भैया? आने के नहीं। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म कैश, सोल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म कैश। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म कैश। जैसे यार वैसे तो मेरी गांव में भी प्रॉपर्टी है, वैसे तो मैं करोड़ों के घर में रह रहा हूं, मेरे पास कार भी भाई साहब लिमोजिन है, लेकिन यार 20,000 रुपए की जरूरत है, दे देगा? मतलब हार्ट टाइट चल रहा है। तो जो हार्ट टाइट चल रहा है, शॉर्ट टर्म पोजीशन आपकी हल्की है, सैलरी आने पे बढ़िया हो जाएगा, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। आपकी लिक्विडिटी कैसी है? और सोल्वेंसी मतलब भाई इसकी एसेट के हिसाब से लायबिलिटी कैसी है? एसेट इसकी 1 करोड़ की है, लायबिलिटी 50 लाख की, तो हम कहेंगे सोल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। सोल्वेंसी मतलब कि ये पैसे दे देगा कि नहीं। क्रेडिट स्विस की सोल्वेंसी पोजीशन बढ़िया थी, लिक्विडिटी पोजीशन टाइट थी। तो मेरे हिसाब से आपको लिक्विडिटी भी समझ में आ गई और सोल्वेंसी भी, और दोनों की दोनों चीज बताता कौन है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही बताती है आपके पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितनी है, और बैलेंस शीट ही बताती है आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको सोल्वेंसी और लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर हो गया बैलेंस शीट। किसी की कोई क्वेरी 8th और 10th के अलावा? आर्यन वाला क्वेश्चन है सर आपके पास नहीं है सर? हाँ जी,
आरए का क्वेश्चन आंसर जो एनआईएसएम का 2-3 साल पहले जो हुआ है या जब हुआ है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं है सर आपके पास। सर वो क्वेश्चन आंसर घर लाने के लिए नहीं मिलते, जितने आप याद करके आ जाओ नहीं, हमें नहीं। बता। लेकिन आप लोग चूंकि कराते हैं तो आपके पास तो क्वेश्चन होगा ना कि जो आदमी एग्जाम देने गया था उसको तो पता है ना, तो आप लोगों को तो बताता है ना। सारे क्वेश्चन हमने बुक में डाल दिए। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप एनएसएम 5 पे की आपकी जब क्लास मैंने आप नहीं जो मिस्टर गुप्ता ये सब पढ़ाते थे, बोलते थे ये क्वेश्चन आना ही है, तो चूंकि आप इतने सालों से आरए को पढ़ा रहे हैं, आपके बहुत सारे बैच एग्जाम देकर पास कर गए, तो ये होता होगा ना कि ये क्वेश्चन लास्ट में भी आया था, फर्स्ट में भी आया था, थर्ड में भी आया था, इस बार भी आएगा। बताते तो हैं हम कि चाइनीज वॉल पे 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, चाइनीज वॉल पढ़ाते हुए बताया था। और जो क्वेश्चन मैंने आज 8 तो 10 समझा, ये भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये आते हैं पेपर में इस तरह के क्वेश्चन, और पेपर में हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, रिपीट नहीं होते। ये एनआईएसएम 15 है, एनआईएसएम 5 नहीं है। 5 के क्वेश्चन तो एक बार बनाए और वही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें पता है। 15 के क्वेश्चन तो हर 4 बार के बाद बदल जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स पे, क्वेश्चन आता है क्रेडिट स्विस वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो भी 1-2 साल के अंदर अंदर हुआ होता है वो आता है पेपर में। तो इसलिए आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना चलो ये पेपर में आएगा से याद कर लो। अरे सारे आएंगे, जितने लिख पढ़ा रहा हूं सारे आएंगे, सारे के सारे समझ लो। आगे बताइए, 8 तो 10 के बाद कोई क्वेरी किसी की हो तो ये सब करके लाने हैं। अगर किसी ने कर लिया हो तो क्वेरी ले लीजिए, बाकी सब करके लाने हैं, ठीक है। ये आपका लेसन लगभग खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे करके लाने हैं। आज आपका चैप्टर 1 खत्म। अब ये चैप्टर 1 में ही आधा हुआ, सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। ये चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं आज, अभी हुआ है 9:15। चलो आज नहीं बताते। तो आपने सर और एक चीज सर, हाँ जी, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो था वो कौन सा होगा सर, कोई एग्जाम्पल? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो करंट नहीं है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म नहीं है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, फिक्स एसेट है फिर वो। लॉन्ग टर्म नॉन इन्वेस्टमेंट, करंट ठीक है है तो सर, मतलब लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं है। हाँ लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है सर। अभी लेसन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है। लेसन नंबर 1 के कुछ पेजेस मैंने खत्म कर दिए, यहाँ तक के क्वेश्चन आप कर लाएंगे, बस यहाँ तक। इसके बाद ये जो सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मैं कल कराऊंगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कल कराने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले तक का आप पूरा खत्म करके लाएंगे। उसके बाद इसी लेसन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप बैक क्वेश्चन बोलते हैं उन्हें, वो भी आप खत्म करके लाएंगे। ये वाले क्वेश्चन नहीं मैं कह रहा हूँ, इस लेसन जब ये लेसन नंबर 1 खत्म होगा तो बैक क्वेश्चन आएंगे पीछे ये वाले, तो ये आपने करके लाने हैं। देखिए अभी नीचे आएंगे जब लेसन खत्म ही हो जाएगा पूरा, तो वो भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, जब मैं लेसन खत्म कर दूंगा तो करके लाना। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, लेकिन ये भी आपसे होंगे इसलिए अभी मत करना, चलो छोड़ो, बस वही करके लाना जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सब एक चाइनीज वॉल का कर लिया है, उसमें 5वां क्वेश्चन है। चाइनीज वॉल में 5th क्वेश्चन, पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर तो सब है नहीं बुक में इसमें। अच्छा ठीक है, अभी करा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द चाइनीज वॉल कंसेप्ट, बिल्कुल मैं वही जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सब वही खोल लीजिए अपनी अपनी बुक में। चाइनीज वॉल का कंसेप्ट जहाँ लिखा है उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 खोल लीजिए। मैं भी आ रहा हूँ, जरा हैंग हो गया है मेरा लैपटॉप। ये बी वाला होगा सर, ये कोई नहीं सही हो जाएगा, हो गया सही। आ गया मैं चाइनीज वॉल पे, 1 मिनट। चाइनीज वॉल का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज नॉन करंट एसेट।
इनमें से कौन सी नॉन करंट एसेट है, मतलब कौन सी करंट एसेट नहीं है। नहीं सर, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज अ चाइनीज वॉल इन्फोर्स्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? हाउ इज अ चाइनीज वॉल enforced within an organization? किसके पास में है वो बताइए ना, कहाँ पर है? मिल गया ये आपसे चलिए यहाँ देख लीजिए सब। पेज नंबर की हाउ इज अ चाइनीज वॉल एनफोर्स्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चाइनीज वॉल को कैसे एनफोर्स करते हो। तो मैंने पढ़ाया था, फिजिकल सेपरेशन कर देते हो आप, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हो, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर देते हो, एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता। ठीक है, ये सब मैंने आपको चाइनीज वॉल पढ़ाते समय पढ़ा दिया था, तो यही आंसर है इसका। फिजिकल सेपरेशन, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और कंप्लायंस मॉनिटरिंग, और आप इन चीज की मॉनिटरिंग भी करते हो कि सब आपकी बात मान भी रहे हो, तो यही आंसर है। और मैंने इसके नीचे देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पढ़ लेंगे तो आपको पता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए नहीं कर पाया इसे, बाकी 4 कर लिए। चाइनीज वॉल जो एनफोर्स करानी होती है ना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। इसके लिए आप कोई बाहर का बंदा नहीं रखते, ये तो आपका डेली रूटीन का काम है, ये मैनेजमेंट का ही काम है। जो आपका डायरेक्टर है, जो आपका मैनेजर है, वही आपके बीच में चाइनीज वॉल बनाएगा, आपके रूल बनाएगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर तो हाँ, ये तो इंटरनल मैटर हो जाता है। मैटर है आपका। एक्सटर्नल ऑडिटर तो आप अपॉइंट कर ही नहीं सकते इस काम के लिए। बाय एनकरेजिंग नहीं, ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन हो जाएगा तो चाइनीज वॉल कैसे बनेगी। बाय फाइलिंग रिपोर्ट्स विद रेगुलेटरी डेली, अब क्या इस चीज के लिए तुम सेबी को लिखोगे रोज रोज, तो बाकी आंसर सारे गलत है, बिल्कुल नहीं, और कोई क्वेरी? चलिए सब अपनी बुक पर पेज नंबर लिख लीजिए 1 2 3। जिसने प्रिंट ना करी हो वो यहाँ पर इंसर्ट में जाके और पेज नंबर लिख सकता है। इंसर्ट में जाके पेज नंबर लिख लेना, ये रे इंसर्ट में जाके पेज नंबर, और उसे आप ऐसे करके लिख सकते हो, जिसने प्रिंट अभी नहीं करी हो। और जिसने प्रिंट कर ली कोई बात नहीं, वो हाथ से लिख लो, ये आ गया, ऐसे करके सब पे आ जाएगा। प्रिंट कर लिया है चलो सब, कोई बात नहीं, जिसने प्रिंट कर लिया वो हाथ से लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। ये बन गई, कोई बात नहीं, ये बन गई ये नंबर बुक। लिख दिया है। और पेज नंबर पे मैंने क्या किया, जो पहला वाला पेज, जो मेरा ये वाला पेज है पहले वाला, इसे मैंने 1 लिखा है, तो आप भी इसे 1 लिख लेना, जिससे पेज नंबर अलग ना हो। जो मेरा कवर पेज है वो उसमें भी 1 आ गया है, तो 2 से शुरू हुआ है पेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप मुझे पेज नंबर बता पाओगे, सर इतने पेज नंबर पे चले जाइए, तो सबके लिए इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 हाथ से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी की और कोई क्वेरी आज के लिए तो नहीं है शायद, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको, जिसमें लिखा हुआ है बिफोर स्टार्टिंग टू द क्लास। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कल बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए, इस पूरे कोर्स का बेस है। और अब हम कल अगली क्लास से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। देखो अभी हम बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं, 1 पैराग्राफ पढ़ते हैं रोज, अब ऐसे नहीं चलेगा, थोड़े से 1 से 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पे आएंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल किए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर्स ये जो आप क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम ले रहे हैं बंसल जी, जो क्वेश्चन बैंक 22 23 हैं, इसकी प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि वो अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। अब आप ट्राई करिए, हो जाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो मैंने आज पढ़ाया है आपको। और अभी क्वेश्चन बैंक जो पीछे वाला है वो नहीं करना है, वो टिपिकल है, अभी वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी सिर्फ उतना ही करिए, इतना मैंने बताया तो होएगा। वो तो समझ में भी नहीं आया है अभी। नहीं ना, अभी मैंने ईपीएस पीई रेशो कहाँ पढ़ाया है अभी आपको, तो वो ईपीएस और पीई रेशो के क्वेश्चन है, तो वो नहीं करने हैं। ठीक है, इसलिए अभी उसकी प्रॉब्लम भी नहीं ले सकते। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। दूसरा, हमारी क्लास 7:45 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट दिन सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो वहां से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा। सर आप 7:45 क्यों कर रहे हैं सर? 8 बजे से था तो उसमें से आगे, क्योंकि आते आते थोड़ा सा आराम से होता था 8 बजे। हम अपनी क्लास 7:45 पे स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हैं, और उसके बाद 8 बजे हमारी एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है, कोई आए या ना आए, मैं देखता भी नहीं हूँ। दूसरा, 7:45 पर ही आने की कोशिश करें आप, क्योंकि 1.5 घंटे में क्लास नहीं निपट सकती, आगे आगे मुझे 2 घंटे भी चाहिए होंगे। तो उस केस में मैं 7:45 पे ही क्लास स्टार्ट करूंगा, आप लोगों से पूछ के, अगर आप कहेंगे तो, वरना तो 8 बजे होगी। दूसरा, अभी मैं अपनी क्लास 9 सवा 9 बजे खत्म कर देता हूँ,
आगे आगे मेरी क्लास 9:30 तक चलेगी, 10 भी बजा करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं टाइमिंग बढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे के कंसेप्ट इतने बड़े हो जाएंगे, आधा उसे छोड़ नहीं सकते कि आधा आज कर लो आधा कल कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है और वो 2 घंटे का है तो भैया 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, क्या करें, तो कंसेप्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैं आपकी टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे सर आज तो थक गए, इतना ज्यादा मत पढ़ाइए। तो मैं 10-10 मिनट करके आपकी टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो 2 घंटे की क्लास ही चाहिए। तो अगर मैं 8 बजे शुरू कर रहा हूँ तो 10 बजे तक क्लास जाएंगी। तो 10 बजे किसी किसी को नींद भी आने लगती है, किसी का प्रॉब्लम भी है, तो अल्टीमेटली टाइम थोड़ा सा नीचे जाएगा ही जाएगा। 8:30 से 9:30 9:10 तक जाया करेगी क्लास। तो धीरे धीरे मैं इधर का टाइम नीचे ले जाऊंगा और उधर का टाइम बढ़ा दूंगा। तो अल्टीमेटली बाद में टाइमिंग आपकी 8:45 तक होगी, और वो 8:45 से 9:45 चला करेगी या 9:30 चला करेगी, है ना। 9:45 से 2 नहीं, आप 8 से स्टार्ट करेंगे ना सर, तो 9 बजे हो गया, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक कि थोड़ा चाय पानी लोग पी ले, फिर 9 बजे से 10:30 तक पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेक नहीं। 10 मिनट का ब्रेक देने से 10 मिनट और लेट हो जाएगी क्लास, ब्रेक नहीं होगा। चाय पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते पढ़ते चाय पीजिए, मुझे दिखेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। लेकिन क्लास टाइमिंग मुझे पूरी चाहिए। आगे आगे ना आपको इतना मजा आने लगेगा। आप 10 मिनट का ब्रेक मांग रहे हो, 3 घंटे की क्लास में भी ब्रेक नहीं मांगोगे। इतना मजा आता है स्टूडेंट्स को, ये कहते हैं सर आज 2 बजे तक पढ़ाओ। एक दिन तो हमने क्लास रात के 1 बजे तक चलाई थी, 8 बजे से 1 बजे तक। एक भी स्टूडेंट ने नहीं कहा सर क्लास बीच में छोड़नी है, सब कह रहे नहीं सर आज ही करा दो, कह रहे कल तो संडे है सर हम सो लेंगे, आप आज ही। 1 बजे भी मैंने कहा भैया मेरी बीवी सो गई, बच्चे सो गए, मैंने खाना बना के ठंडा हो गया, सामने प्लेट रखी है, मुझे खाने दो, गला बैठ गया, ऐसे करके क्लास खत्म की थी। रात के 1 बजे तक क्लास चली थी।